हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप? अपन देख रहे हैं दोस्तों कक्षा 8 की जो बोर्ड परीक्षा है 2022 से, उसके लिए मॉडल पेपर। तो आज अपन देख रहे हैं विषय सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर 5। तो मॉडल पेपर 5 के दोस्तों मैंने 18 प्रश्न इसमें करवा दिए थे पिछले वीडियो के अंदर। अगर आपने 18 प्रश्न तक वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ तक आप 18 प्रश्न का सॉल्यूशन पहले देख लीजिए, उसके बाद में आगे से प्रश्न शुरू करते हैं। इसके अलावा दोस्तों गणित, विज्ञान और हिंदी के सभी मॉडल पेपर भी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। उसका भी लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कक्षा 8 की गणित भी आप मेरे चैनल पर पढ़ सकते हैं, उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 है, ब्रह्म समाज पर टिप्पणी लिखिए। तो लिखेंगे सन 1825 में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। इसके अनुयायी उपनिषदों में विश्वास करते हैं तथा मूर्ति पूजा एवं बलि के विरोधी हैं। ब्रह्म समाज ने समाज सुधार के विभिन्न कार्य करते हुए विभिन्न धर्मों के आदेशों पर भी प्रकाश डाला था। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 20। कृषि किसे कहते हैं? कृषि के प्रमुख प्रकार बताइए। तो उत्तर लिखेंगे दोस्तों, कृषि मानव जीवन यापन हेतु प्राथमिक क्रिया है जिसके अंतर्गत फसलों, फलों, फूलों, चारा आदि का उत्पादन व पशुपालन को शामिल किया जाता है। कृषि के प्रकार हैं निर्वाह कृषि, स्थानांतरित कृषि, वाणिज्यिक कृषि, मिश्रित कृषि, चलवासी कृषि, रोपण कृषि, गहन निर्वाह कृषि और घुमंतु या झूम कृषि। इसके बाद में अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 21 कि ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का वर्णन कीजिए। तो अपन उत्तर लिखेंगे दोस्तों, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का वर्णन करते हैं। तो लिखेंगे दोस्तों, ये प्रश्न दूसरी प्रकार से भी आ सकता है कि गैर परंपरागत शक्ति संसाधनों का भी वर्णन कीजिए। दोनों में से कोई सा भी आए, आपको यही उत्तर लिखना है। उत्तर लिखेंगे, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत निम्नलिखित हैं। पहला, सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा यानी सूर्य से प्राप्त ऊर्जा। तो ऊर्जा प्राप्ति के गैर पारंपरिक स्रोतों में सौर ऊर्जा सर्व प्रमुख है, यानी सबसे ज़्यादा प्रमुख है। सूर्य से प्राप्त सौर ऊर्जा सोलर सेलों में विद्युत उत्पन्न करने में प्रयोग में की जाती है। धूप की पर्याप्तता वाले उष्णकटिबंधीय देशों में सौर ऊर्जा का पर्याप्त उपयोग हो रहा है। सौर ऊर्जा का मुख्य रूप से उपयोग सौर तापक, सोलर ड्रायर में तथा रोशनी करने व यातायात संकेतों में किया जाता है। दूसरा है दोस्तों पवन ऊर्जा, यानी हवा से जो बिजली बनाते हैं उसके बारे में। पवन ऊर्जा प्रकृति का एक असमाप्य स्रोत है। इसमें तीव्र गति से चलने वाली हवाएं पवन चक्की को घुमाती हैं जो विद्युत उत्पादन करने के लिए जनरेटरों से जुड़ी होती हैं। पवन शक्तियों के समूह से युक्त पवन फार्म तटीय क्षेत्रों में, पर्वतीय घाटियों में जहां प्रबल व लगातार तेज हवाएं चलती हैं वहां स्थित होते हैं। विश्व में नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क में, स्पेन, संयुक्त राज्य अमेरिका में पवन ऊर्जा प्राप्ति के पर्याप्त स्थल स्थित हैं। इसके बाद में अगला है दोस्तों परमाणु ऊर्जा। परमाणु ऊर्जा की प्राप्ति यूरेनियम व सोडियम आदि रेडियोएक्टिव खनिजों से होती है। ये खनिज पदार्थ नाभिकीय रिएक्टरों में नाभिकीय विखंडन से गुजरते हैं। इससे उत्सर्जन से प्राप्त ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और इसके बारे में आगे लिखेंगे, विश्व में पर्यावरण ऊर्जा में सबसे बड़ा उत्पादक देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। भारत में परमाणु ऊर्जा के प्रमुख केंद्र कलपक्कम तमिलनाडु, तारापुरा महाराष्ट्र, राउतबाटा राजस्थान, नरेरा उत्तर प्रदेश व केगा कर्नाटक हैं। इसके अलावा ज्वारीय ऊर्जा समुद्रों से ज्वार भाटा आता है उससे प्राप्त की जाती है। इसमें लिखेंगे, समुद्र में उत्पन्न ज्वार ऊर्जा को ज्वारीय ऊर्जा कहा जाता है। इस ऊर्जा का विदोहन समुद्र के संकरे मुहाने में बांध का निर्माण करके किया जाता है। रूस, फ्रांस व भारत की कच्छ की खाड़ियों में ज्वारीय ऊर्जा उत्पादक देश हैं। अगला है भूतापीय ऊर्जा। तो इसमें लिखेंगे, जो पृथ्वी के अंदर गर्मी होती है उससे ऊर्जा प्राप्त होती है। पृथ्वी के गर्भ से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। पृथ्वी से प्राप्त ताप का उपयोग खाना पकाने, ऊष्मा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। विश्व में भूतापीय ऊर्जा की प्राप्ति संयुक्त राज्य अमेरिका, नीदरलैंड, आइसलैंड और फिलीपींस आदि देशों में की जाती है। भारत में भी भूतापीय ऊर्जा के संयंत्र हिमाचल प्रदेश के मणिकर्ण व लद्दाख की पूगा घाटी में स्थित है। और अंत में लिखेंगे बायोगैस। बायोगैस में क्या होता है दोस्तों, अपजैविक अपशिष्ट, मृत पौधे, पशुओं के अवशेष, गोबर, अपशिष्ट भोजन को जब गैसीय ईंधन में बदलकर ऊर्जा प्राप्त की जाती है तो इसे बायोगैस कहते हैं। इसका उपयोग खाना पकाने, रोशनी करने में किया जाता है। इसमें प्रतिवर्ष विशाल मात्रा में जैव खाद की प्राप्ति होती है।
इसके बाद में दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, न्यायपालिका की प्रमुख भूमिका व कार्यों का वर्णन कीजिए। तो अपन लिखेंगे न्यायपालिका की प्रमुख भूमिका व कार्य, कानून के शासन को लागू करने के लिए तथा राज्य का अंग होने के नाते न्यायपालिका भारतीय लोकतंत्र की व्यवस्था बनाए रखने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके कार्यों को नीचे लिखे भागों में बांटा जा सकता है। तो इसमें लिखेंगे पहला, विवादों का निपटारा। तो न्यायपालिका नागरिकों के मध्य, नागरिक व सरकार, दो राज्यों की सरकारों तथा केंद्र व राज्य सरकारों के मध्य उत्पन्न विवादों को हल करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है। न्यायिक समीक्षा है दोस्तों, इसमें है संविधान की व्याख्या करने का अधिकार न्यायपालिका को है। अतः यदि संसद का ऐसा कोई कानून पारित किया जाए जो संविधान का उल्लंघन करता है तो न्यायपालिका उसकी समीक्षा करती है और उसे रद्द भी कर सकती है। अगला है दोस्तों कि कानून की रक्षा व मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन। इसमें लिखेंगे न्यायालय कानून की रक्षा करते हैं। यदि देश के किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वह अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय की शरण में जा सकता है। अतः न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की भी रक्षा करता है। इसके बाद में अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 क्या है दोस्तों, देखते हैं। प्रश्न नंबर 23 है दोस्तों कि भारतीय संविधान के मुख्य लक्षणों की विवेचना कीजिए। तो अपन लिखेंगे भारतीय संविधान के मुख्य लक्षण निम्नलिखित हैं। तो इसके अंदर अपन लिखेंगे दोस्तों, सबसे पहले लिखेंगे संघवाद। तो संघवाद के अंदर लिखेंगे भारत भौगोलिक दृष्टि से विश्व का 7वां बड़ा देश होने की वजह से यहाँ केवल केंद्रीय शासन द्वारा देश को सुचारू रूप से चला पाना संभव नहीं है। अतः देश में केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारें हैं। अब तो ग्रामीण व शहरी स्वशासन की व्यवस्था भी की गई है। यानी केंद्र सरकार जो वर्तमान में श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री है, राज्य सरकार जो राज्य के मुख्यमंत्री रहते हैं, जैसे राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, और इसी तरह से शहर में जो महापौर या सभापति होते हैं और गांव में सरपंच होता है। अगली विशेषता दोस्तों इसकी शक्तियों का बंटवारा। तो केंद्र व राज्य सरकारों के मध्य शक्तियों का नियम बनाने हेतु भारतीय संविधान ने 3 अनुसूचियों में समस्त विषयों को बांट दिया गया है ताकि केंद्र व राज्य का विवाद पैदा न हो तथा केंद्र किसी भी राज्य के साथ भेदभाव न करे। अगला है दोस्तों ये संविधान की विशेषता, मौलिक अधिकार। तो संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदीप मौलिक अधिकारों और सरकार की मनमानी शक्तियों के प्रयोग पर पाबंद लगाते हैं तथा ये अन्य व्यक्तियों के अधिकारों की भी सुरक्षा प्रदान करते हैं। अगला है दोस्तों संसदीय शासन पद्धति। तो विभिन्न स्तरों पर गठित सरकार के लोग जनप्रतिनिधि के रूप में होते हैं क्योंकि संविधान द्वारा देश के सभी नागरिकों को वयस्क मताधिकार प्राप्त है और इसका प्रयोग करके इन्हें पूर्ण स्वतंत्रता भी प्राप्त है। इसके बाद में देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न नंबर 24। तो मर्दा के बारे में आप क्या समझते हैं? मर्दा के निम्नीकरण के कारण व इसे रोकने तथा इसके संरक्षण के उपायों को विस्तार से बताइए। तो अपन लिखेंगे पहले तो मर्दा की परिभाषा। तो मर्दा की परिभाषा लिखेंगे पृथ्वी के भूपृष्ठ पर पाए जाने वाले दानेदार कणों के आवरणों की पतली परत को मर्दा कहते हैं। मर्दा का निर्माण विभिन्न चट्टानों से प्राप्त खनिजों व जैव पदार्थों भूमि के पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है और अपक्षय की प्रक्रिया द्वारा मर्दा का निर्माण होता है। आगे लिखेंगे मर्दा निम्नीकरण के कारण। तो इसके कारणों में लिखेंगे प्राकृतिक व मानवीय दोनों ही कारकों द्वारा मर्दा का निम्नीकरण हो रहा है। मर्दा के निम्नीकरण में सहायक के कारकों में वनोन्मूलन, अतिचारण, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग, वर्षा दोहन, भू संकलन व बाढ़ आदि प्रमुख हैं। और इसके उपाय क्या हैं मृदा संरक्षण के दोस्तों? तो इसमें लिखेंगे मृदा संरक्षण की प्रमुख विधियां निम्नलिखित हैं। पहला है मल्च बनाना। तो इस विधि के अंतर्गत पौधों के बीच में अनावृत भूमि जैव पदार्थ जैसे प्रवाल से ढक जाती है और इस विधि से मृदा में आर्द्रता बनी रहती है, मृदा का संरक्षण होता रहता है। दूसरी है दोस्तों वेदिका कार्य। वेदिका कार्य में लिखेंगे इस विधि के अंतर्गत चौड़े समतल सोपान तथा वेदिका तीव्र डालों पर पाए जाते हैं ताकि सपाट सतह पर फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो जाए। इनमें पृष्ठीय प्रवाह तथा मृदा अपरदन कम होता है। तीसरा लिखेंगे समोच्च रेखीय जुताई। तो इस विधि के अंतर्गत एक पहाड़ी डाल पर समोच्च रेखाओं के समांतर जुताई से नीचे बहने वाले जल के लिए ढके प्राकृतिक अवरोधों का निर्माण होता है। इसके बाद में अगला लिखेंगे दोस्तों समोच्च रेखीय रोधिकाएँ। तो समोच्च रेखीय जो रेखाओं पर रोधिकाएँ बनाने के लिए पत्थरों व घास व मृदा का उपयोग किया जाता है। रोधिकाओं के सामने जल को भरण करने के लिए भी खाइयाँ बनाई जाती हैं। अगला लिखेंगे रक्षक मेखलाएँ। इस विधि के अंतर्गत तटीय प्रदेशों व शुष्क प्रदेशों में वायु की गति रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं ताकि मृदा है जो आवरण बच जाए और उसका क्षरण ना हो, मृदा का संरक्षण रहे।
अगला लिखेंगे बीज की फसल उगाना। तो मृदा संरक्षण की इस विधि के अंतर्गत वर्षा दोहन में मृदा को संरक्षित करने के लिए अल्प उगान समय पर भिन्न भिन्न फसलों को एकांतर क्रम में उगाया जाता है। और अगला लिखेंगे चट्टान बांध निर्माण। इस प्रकार के बांध जल के प्रवाह को कम करने के लिए बनाए जाते हैं। यह नालियों की रक्षा करते हैं और मृदा की क्षति को रोकते हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25 दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड का वर्णन कीजिए। तो इसके अंदर अपन लिखेंगे दोस्तों कि रोलेट एक्ट का विरोध करने के दौरान 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जलियांवाला बाग में आम सभा हो रही थी, जिस पर जनरल डायर द्वारा गोलियां चलाई गई। इसमें लगभग 1000 लोग मारे गए, जबकि ब्रिटिश सरकार ने केवल 379 लोगों के मरने की पुष्टि की। इस बाग में निहत्थे लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई गई थी। यह बाग अमृतसर के स्वर्ण मंदिर से 1.5 किलोमीटर दूर स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि संसाधन किसे कहते हैं, इसके प्रकारों को स्पष्ट कीजिए। तो अपन लिखेंगे संसाधन का अर्थ है मानव की आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायक वस्तु या सामग्री को संसाधन कहते हैं। संसाधनों के प्रकार हैं। संसाधन मुख्य रूप से निम्न भागों में बांटा गया है: प्राकृतिक संसाधन, मानव संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और मानव संसाधन। प्राकृतिक संसाधन में अपन लिखेंगे दोस्तों कि वे संसाधन जो प्रकृति प्रदत्त होते हैं प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। इन्हें पुनः निम्न भागों में बांट सकते हैं: नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय में वो होते हैं जो पुनः प्राप्त हो जाते हैं, अनवीकरण में वो होते हैं जो पुनः प्राप्त नहीं होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। मानव निर्मित संसाधन के बारे में लिखेंगे दोस्तों कि मानव के द्वारा प्राकृतिक संसाधनों के रूप में बदले उनके नवीन वस्तु का निर्माण किया जाता है, उन्हें मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। इनमें पदार्थों का मूल रूप बदल जाता है, यथा सड़क, आवास, परिवहन संसाधन आदि। और मानव संसाधन में लिखेंगे मानव संसाधन से तात्पर्य के लोगों की संख्या और योग्यताओं से है। यद्यपि मानव संसाधन बनाने के मानव स्वयं की भूमिका रहती है। सभी लोग मानव संसाधन हैं। शिक्षा व स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करती है। इसके बाद में अगला प्रश्न, अंतिम प्रश्न है दोस्तों कि भारत के मानचित्र में निम्न स्थानों को आपको भरना है। तो मैंने बताया दोस्तों कि आपका भारत का मानचित्र ले लीजिए, 8-10 मानचित्र खरीद के लिए ये, और हर को बार बार राज्य, राजधानियाँ और उन केंद्र शासित प्रदेश आप भरोगे तो उसके अंदर आपको याद हो जाएगी। चाहे पूरे भारत में कहीं से भी आ जाए, आपको कोई सा भी स्थान या कोई सा भी राज्य पूछ ले, आप आसानी से भर सकते हैं। तो ये था दोस्तों सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर कंप्लीट हो गए हैं। हिंदी, अंग्रेज जो अपने हिंदी, गणित, विज्ञान और सामाजिक के मॉडल पेपर 5-5 करवा दिए गए हैं। विज्ञान का भी मॉडल पेपर 6 और 7 उपलब्ध है, वो भी जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा, आप इन्हें देख सकते हैं। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। वीडियो सर्च नहीं करना पड़ेगा दोस्तों। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।